हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टू सक्सेस पर। आशा करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आपको इस चैनल पर मेरी 3 जीके जीएस की क्लासें मिल चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने प्रमुख युद्धाभ्यास और ऑपरेशन पढ़ाए। दूसरी क्लास में मैंने भारत के पड़ोसी राज्य अच्छी तरीके से आपको पूरा डीपली तरीके से नोट्स कराई और तीसरी क्लास मेरी भारत के शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं की रही। प्यारे साथियों, आज की मेरी क्लास मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की है, जो हमारे आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी टेट का एग्जाम है 6 सितंबर और 7 सितंबर को 4 शिफ्टों में, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस क्लास से मेरी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पक्का फंसेगा। तो साथियों, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि एफआर जानते हैं। मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी प्यारे साथियों? तो मानव जीवन को जीने के लिए कुछ मानव के अधिकार होते हैं, कुछ उनके राइट्स होते हैं। जैसे कुछ अधिकार, हमारा खाने का अधिकार, भूखा तो नहीं रह सकता, वो उसका पर्सनल अधिकार है। पानी पीने का अधिकार, विधिक सहायता लेने का अधिकार। तो इसकी उत्पत्ति 15 जून 1215 को हुई है। कहाँ हुई है? ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स। कहाँ हुई है? ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स। और ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? किंग जॉन। ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? किंग जॉन। भारतीय स्रोत का मतलब है कि भारत ने अपने संविधान में अन्य देशों से बहुत कुछ उधार लिया है। तो इसी प्रकार मौलिक अधिकार भी हमारे बिल ऑफ राइट्स 1791 के अमेरिका से उधार लिए हुए हैं। एक साथियों, मौलिक अधिकार के लिए समिति बनती है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार समिति व अल्पसंख्यक संबंधी समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली की महिलाओं ने दी, जो बारडोली सत्याग्रह हमारा 1928 में हुआ था। मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति, इसकी प्यारे साथियों उपसमिति बनाई गई। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और प्यारे साथियों, जेबी कृपलानी जो हमारा कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष बने थे। अल्पसंख्यक संबंधी उपसमिति, तो प्यारे साथियों इसके अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग प्यारे साथियों 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने की। आपसे पूछा जाएगा भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो आप आंसर देंगे कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इनकी तो पत्रिकाएं आती हैं, आपको पता होगा, केसरी और मराठा। मौलिक अधिकारों की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी की थी। जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, आपको जानकारी होगी। और स्वराज पार्टी के ये अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी की स्थापना आपको पता 1 जनवरी 1923 को हुई थी। प्यारे साथियों, एक कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाएगा कि सर मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आप बताएंगे कि भैया मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर भारत के संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ये आप बताएंगे कि सर ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। प्रकृति कैसी है इसकी, यानी इसका व्यवहार कैसा है? तो ये बाध्य योग्य है और सकारात्मक है। और आप कहेंगे कि सर बाध्य योग्य का मतलब क्या होता है? तो सर बाध्य योग्य का मतलब होता है कि इनके लिए आप कानून में जा सकते हो कि सर हमारे बोलने के अधिकार को रोका जा रहा है, हमारे जीने के अधिकार को रोका जा रहा है। आपने कुछ केस भी देखे होंगे, जैसे एक बाबा रामदेव का केस मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, 2011 का केस है, सोने के अधिकार से संबंधित है। साथियों, आगे देखेंगे हम क्लास में मूल संविधान, यानी कि जो भारत का जब संविधान बना और लागू हुआ तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और आपसे पूछी जाएगी कि भैया वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप सोचेंगे कि भैया जब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो हटाया कौन सा गया? तो आप कहेंगे कि भैया हटाया कौन सा गया? तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के 6 में था और हटाकर 300 के क में पहुंचाया गया, और इसे वहां पर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया।
संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अब हमारे आते हैं अनुच्छेद, जो हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आप कहेंगे कि भैया अनुच्छेद 12 में क्या है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि कोई ऐसा कानून होगा जो मूल अधिकारों को निलंबन करेगा या उनका अल्पीकरण करेगा, तो उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। अब हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें पहला मौलिक अधिकार आता है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है हमारा? विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या भैया? विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। नोट करके लिखना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी जो हमारा विधि के समक्ष समता और समानता का सिद्धांत है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा भैया अनुच्छेद 361 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, धर्म, किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का मूल वंश, किसी का लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है, वो उस लिंग का है, तो उसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है कि SC, ST, OBC इनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे, और ऐसा किसमें कहा गया? चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास केस में कहा गया है। और ये चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास केस जो ये अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है, ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। आइए देखते हैं आगे क्लास में। हेलो साथियों, आगे देखते हैं कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान किनकी? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा। यानी कि जो हमारे शिक्षा के रूप से और जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए राष्ट्रपति का आयोग की स्थापना करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 340 में। 1953 में सबसे पहले जो आयोग की स्थापना की गई, कौन सा आयोग है? काका कालेलकर आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। 1979 में इसके बाद एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1979 में। ये भी इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। अब आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 16 में क्या है भैया? तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, यानी इन्हें बीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि ओबीसी को वर्तमान में 27% आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए 27% आरक्षण की घोषणा किसने की? तो किसने की? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। अब एक केस है हमारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इसे हम मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये 1992 का, कब का है साथियों? 1992 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, यानी किसी भी राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है। कौन सा अपवाद राज्य है साथियों? तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों 69% आरक्षण है। ये इसका इंदिरा साहनी केस का ये इसका अपवाद है। क्या है इसका अपवाद? अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, छुआछूत कि तू मुझे मत छू, तू मुझे मत छू, उसका अंत है। इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना है, और उसका नया नाम चेंज करके पैसा से क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। तो साथियों आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा इसमें क्या क्या है। तो साथियों हमने पढ़ा अभी तक अनुच्छेद 17, अब हम जानते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में।
प्यारे साथियों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया। क्या दिया गया? उपाधियों का अंत। यानी कि पहले हमें उपाधि दी जाती थी, जैसे महात्मा गांधी को क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या की उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। इसी प्रकार आपको कई सारी उपाधि हैं, जैसे चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि है। तो इसी प्रकार इन उपाधियों का अंत किया गया। क्या कहा गया? इन उपाधियों का अंत किया गया। और सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां दी जा सकती हैं, यानी कि जैसे शिक्षा में उपाधि दी जाती है, किसी को मास्टर कहा जाता है, किसी को प्रोफेसर कहा जाता है। सेना में भी उपाधि दी जाती है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, 16 चक्र। इसका एक विवाद आया प्यारे साथियों, बालाजी राघवन विवाद 1954। आप कहोगे भैया ये विवाद क्या था? आपको बता, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना होती है और इसी के साथ में पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण की स्थापना भी होती है। तो इन्होंने, एक बालाजी राघवन व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा जब आपने उपाधियों का अंत कर दिया है तो ये आप क्यों मतलब भारत रत्न सम्मान दे रहे हो? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधियां नहीं है, भारत रत्न एक सम्मान है, या हमारा जो पद्म विभूषण है वो एक सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। ठीक है। इसके बाद कहे साथियों आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसे मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकारों में जो सबसे इंपोर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में साथियों 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है शांति को निशस्त्र सम्मेलन। 19 के 1 के सी में है समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के डी में है निवास या बसने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के ई में है हमारा आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के 1 के एफ में है हमारा आजीविका या व्यवसाय या व्यापार। ये प्यारे साथियों जी है। अनुच्छेद 19 के 1 के जी में क्या है? आजीविका, व्यवसाय या व्यापार। अब आप कहोगे कि भैया एफ कहाँ गया? तो अनुच्छेद 19 का जो 1 का एफ था वो था हमारा मौलिक अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो हमारा हटा दिया गया है। इसे आप टिक के साथ याद करेंगे। कैसे करेंगे? पहले में तो वो बोलेगा, जब बोलेगा तो कोई ना कोई उसे सुनेगा, सुनेगा तो क्या होगा? सम्मेलन होगा और वो निशस्त्र होगा। यानी पहले में तो वो बोलेगा, दूसरे में उसे लोग सुनने आएंगे तो सम्मेलन होगा। जब सम्मेलन होगा तो तीसरे में क्या बनेगा? संघ बनेगा। जब सम्मेलन होगा तो एक उनका ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, बनता है अपना। जब ग्रुप बनेगा तो लोग क्या करेंगे? निवास या बसने की स्वतंत्रता करेंगे। जब वहां पर रहेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे। मान लो अगर हम कहीं रह रहे हैं तो वहां आने जाने की स्वतंत्रता होगी ना? होगी। और जब कहीं लोग आ जा रहे हैं तो वो एक दूसरे का वस्तु यहाँ से वस्तु विनिमय करेंगे, यानी कि व्यापार भी करेंगे। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी याद करने की, मेरी मुंह। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और प्यारे साथियों, अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को कानून अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, मतलब कि उसके ऊपर, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने के लिए वो उसे विरोध नहीं करेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा जो हमारा मौलिक अधिकारों में इम्पोर्टेंट है वो है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। प्यारे साथियों, हमारे जीवन से संबंधित सारे अधिकार इसी में आते हैं, चाहे खाने का अधिकार हो, चाहे पीने का अधिकार हो, चाहे किसी से बात करने का अधिकार हो, चाहे किसी से प्यार करने का अधिकार हो, किसी से शादी करने का अधिकार हो, किसी से नफरत करने का अधिकार हो, सोने का अधिकार है, जगने का अधिकार है। अब एक अधिकार नया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हमारा एक केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। एक हमारा केस सोने का अधिकार, बाबा रामदेव 2011। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना कर रहे थे, तो इन्हें धरना प्रदर्शन में सोते हुए इनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो इन्होंने कहा भाई मेरे पास तो सोने का अधिकार है, तो ये उसके लिए कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने कहा सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो बाबा रामदेव 2011 वाला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। एक ये निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो है हमारा 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निष्ठा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
प्यारे साथियों, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, लिविंग विल, ये एक हमारी नर्स थी अरुणा शानबाग मामला। प्यारे साथियों, अरुणा शानबाग एक नर्स थी, इनके साथ रेप हुआ। रेप के बाद ये कोमा में चली गई। ये लगभग 40 वर्ष कोमा में रही। ये अपने आप को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मृत्यु के बाद कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हमारे दो अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 दो आते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक, यानी कि जो भी हमारे बच्चे या महिलाएं बेची जा रही हैं, उनका देह व्यापार हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। अनुच्छेद 24 में कहा गया कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखाने में नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसमें अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करे, यानी किसी भी धर्म को मानने की या किसी भी धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है या हज यात्रा पर जा रहा है तो वो अपने ही धर्म के व्यक्ति से कर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन राज्य का कोई वो राज्य कर नहीं देगा, राज्य ने साफ साफ कहा है। अनुच्छेद 28 में उच्च शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना का अधिकार। आपने देखा होगा जितने भी विद्यालय हैं या स्कूल हैं उसमें सुबह को सरस्वती माता की पूजा की जाती है। मदरसे खुले हुए हैं, कुछ गुरुकुल खुले हुए हैं, तो उसमें मदरसों में खाली कुरानी पढ़ाई जाती है, गुरुकुल में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो वो जो है अनुच्छेद 28 के तहत है। इसके बाद आता है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी जो हमारे भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 बनाया गया है। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसका होगा? अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, इसे निरस्त कर दिया गया और 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अंतिम अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 32 में है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और रिट कितनी हमारी? 6। देखते हैं हम रिटों के बारे में। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 6 प्रकार की रिटें जारी करता है और हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो हमारे न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें कुछ इस प्रकार है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो होते हैं हैबस कार्पस, यानी कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर हमारे जो पास का मजिस्ट्रेट होता है सशरीर, यानी कि बिल्कुल शरीर के साथ सुरक्षित उपस्थित करना। अगला है परमादेश, जिसे हम मैंडामस बोलते हैं। इसमें है हम आदेश देते हैं किसी प्राधिकारी को, अधिकारी को, सरकारी निकाय के लोगों को अधिकार देते हैं। अधिकार परीक्षा, जिसे हम क्वा वारंट बोलते हैं। किसी सार्वजनिक पद पर यदि कोई अवैध व्यक्ति है तो उसके खिलाफ यानी रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, जिसे हम सर्टियोराई बोलते हैं, इसका मतलब होता है मंगा लेना, यानी उच्चतम न्यायालय किसी अपने निचली अदालत से या निचले न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से या जिला कोर्ट से किसी केस को सुनवाई के लिए मंगा लेता है। जो 5वीं रिट है हमारी प्रतिषेध, इसे हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, इसका मतलब मना कर देना। उच्चतम न्यायालय अपने निचली अदालत को किसी केस के लिए मना कर देता है। तो ये हमारी प्यारे साथियों 5 रिटें थी। इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट आता है कि भारतीय व्यक्तियों को, केवल भारतीय व्यक्तियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे केवल लिख लेना, केवल भारतीय व्यक्तियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के द्वारा प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक की शिक्षा का अधिकार। प्यारे साथियों, ये आज के हमारी मौलिक अधिकारों की क्लास थी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। इसे आप पढ़ना, याद करना, समझना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।